एक्ट ऑफ गॉड या एक्ट ऑफ फ्रॉड। हमारी इकनॉमी जो कभी इस दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकनॉमी हुआ करती थी और जब हम डबल डिजिट की बात करते थे, लेकिन इस वक्त वो बन गई इस दुनिया की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग इकनॉमी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अगर हम बात करें डिफरेंट सेक्टर्स की तो हर सेक्टर्स में हम लोग माइनस में ही जा रहे हैं। बस एक एग्रीकल्चर सेक्टर भी है जिसमें हम थोड़े बहुत पॉजिटिव में हैं। और हमारा देश ही गड्ढे में क्यों गया जब कोरोना तो हर जगह आया था। और इवन अगर हम बात करें यूएसए की, यूएसए तो तब भी नंबर 1 पे था, अब भी नंबर 1 पे कोरोना केसेस के मामले में। फिर भी हमारे देश ने इतना सारा नुकसान क्यों झेला? अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये सब हो रहा कोरोना की वजह से, तो मैं यही बोलूँगा कि हमारा देश गिर तो बहुत पहले गया था, हमारे देश की इकनॉमी गिर तो बहुत पहले गई थी, लेकिन गड्ढे में तब गया जब हमें कोरोना की लात पड़ी। कोरोना के एरा में जो हमारे सामने आया वो सब एक रिजल्ट है। धीरे धीरे क्या क्या फैक्टर थे जो हमारी इकनॉमी पे इफेक्ट डाल रहे थे। अगर हम शुरुआत करें डिमोनेटाइजेशन से, तो एक बार नहीं कई बार ये प्रूफ हुआ है कि हाउ इट वॉज द वर्स्ट डिसीजन एवर टेकन बाय एनी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसने इंडिया की सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज को बुरी तरह तबाह कर दिया। और उसके बाद गवर्नमेंट लाई थी जीएसटी जो कि इसलिए लाया गया था कि जितने भी बीच के दलाल हैं उनसे हमारा पैसा बचेगा और इस बहाने गवर्नमेंट भी ज़्यादा पैसा कमा लेगी और सारे टैक्स डिपार्टमेंट ख़त्म हो जाएंगे, सबको जीएसटी में इंक्लूड कर लिया जाएगा। लेकिन एक्चुअली में हुआ बिल्कुल उल्टा कि गवर्नमेंट ज़्यादा कमा तो नहीं रही, लेकिन हाँ कम कमाना ज़रूर शुरू हो गया। और ये जीएसटी का जो रेवेन्यू है वो साल बाय साल ईयर बाय ईयर हमेशा डिक्लाइन पे जा रहा है। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में तो कटोरा आ गया और वो अब भीख मांग रही है। जैसे आप लोगों का एक दोस्त होता है ना जो आपसे उधार ले लेता है, जो पैसे तो नहीं लौटा रहा, हाँ भले ही आज आपके सामने, लेकिन कब भाग जाए कुछ कह नहीं सकते। वही स्टेट गवर्नमेंट है कि हम तुम्हारे पैसे देंगे, तुम चिंता मत करो। अगर आप उनकी सपोर्टिंग गवर्नमेंट है तो आपको शायद से पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप अपोजिशन है तो आप अपने पैसे भूल जाओ। रियलिटी तो ये कि गवर्नमेंट के पास खुद ही पैसा नहीं है। यही रीज़न है कि प्रॉफिटेबल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट थे जैसे कि LIC हुआ, एयर इंडिया हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हुआ, NTPC, BSNL, जितने भी इंस्टीट्यूट हुए एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे हैं, उन्हें गवर्नमेंट बेचने पे लगी। और यही रीज़न इनमें ही नहीं बैंकिंग में भी देखने को मिल रहा है कि कैसे 21 मतलब 20+1 फिर 10+1 और अब आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। बैंकिंग को भी ये लोग मर्ज करने पे लगे हुए हैं। अगर हम बात करें तो पिछले 45 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सबसे हाई है। ये सारे रीज़न, वैसे रीज़न तो और भी है, अभी हम और बात करेंगे। ये सारे रीज़न है जो हमारी GDP पे लगातार प्रहार कर रहे हैं। और हमारी GDP अभी तक तो हमें पता है कि -24% होने वाली है, लेकिन उसके आगे और क्या होगा हम कुछ भी नहीं जानते। यूके, फ्रांस, इटली, जब इनकी इकनॉमी गिर रही थी तो हमारा मीडिया बड़ी शान से दिखा रहा था, बताओ इनकी इकनॉमी गिर रही है, इनको खाने को नहीं है, इनकी गरीबी आ गई। लेकिन अब जब बारी हमारी आई तो मीडिया तो रिया चक्रवर्ती में बिजी है, ये तो बता ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है। क्योंकि इंडिया G7 कंट्रीज में सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री चल रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया था। इंडिया के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई कोरोना के वक्त, लॉकडाउन के वक्त कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी और हावी हो गई, एकदम एक्सप्लोजन टाइप बनने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि इंडिया को आप एज अ स्टेट मत ट्रीट कीजिए, आप एज अ मिनी यूरोप ट्रीट कीजिए, डिफरेंट स्टेट्स को आप एज अ डिफरेंट कंट्रीज मानिए। इंडिया के अंदर जब इटली, यूके, फ्रांस, स्पेन ये सब लॉकडाउन लगाने पे लगे हुए थे, होम लॉकडाउन कि आप खुद ही होम क्वारंटाइन हुई है, तो हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा सब लॉकडाउन लगा रहे हम भी लॉकडाउन लगाएंगे। और 100,000 के जब हमारे केस थे तब पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया, सब बंद कर दिया, इवन हॉस्पिटल्स तक को बंद कर दिया गया था, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। लेकिन जब हमारे अनलॉक किया, अब सब खुल रहे हैं, सब लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग कोरोना फ्री हो गए, हमारे यहाँ कोरोना नहीं है, तो अब सब अनलॉक कर रहे तो हमें भी अनलॉक करना पड़ेगा। और ये रीज़न था कि हमने 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख पे हम लोग अनलॉक करना शुरू कर रहे हैं। और इवन हम लोग तो एग्ज़ाम्स भी करा रहे हैं। अभी 13 सितंबर को नीट का पेपर है ना, क्योंकि JEE तो शुरू हो गए और पोस्टपोन करेगी सरकार, ऐसा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। 35 लाख पे तो हम हैं, हो सकता है भगवान की कृपा रही तो नीट तक तो हम 50 लाख भी पार कर जाए। कोरोना के लॉकडाउन में हमने कोरोना फ्री स्टेट्स तक को लॉकडाउन में ले लिया था। कहने को हम चाहते तो उन स्टेट से तो कमा ही सकते थे। अगर हम बात करें यूएसए की, यूएसए तब भी नंबर 1 था, अब भी नंबर 1 है कोरोना केसेस में, लेकिन यूएसए के साथ उसने तब भी लॉकडाउन नहीं लगाया था, कंप्लीट लॉकडाउन।
और उसने आज भी कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगा। यही रीज़न है कि वो अपनी जीडीपी, अपनी इकोनॉमी को थोड़ा बहुत संभाल पा रहा है। कोशिश में तो हम ग्लोबल रिकॉर्ड बना चुके हैं पर डे के मुकाबले, और हमारा पर डे रिकॉर्ड, जो ग्लोबल पर डे रिकॉर्ड है, वो बस तोड़ने वाला है चाइना के टोटल। हम बात करें कोरोना से पहले की, तो कोरोना से पहले ही हमारी जीडीपी लुढ़कते लुढ़कते 4.2 तक तो आई गई थी, लेकिन जैसे ही कोरोना आया हम सीधे गए गड्ढे में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, 45 साल में अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी इतनी हाई नहीं रही थी जितनी इस साल चल रही है, जितनी अब चल रही है। ये डाटा दिया था NSSO ने, लेकिन जैसे ही ये डाटा बाहर आया, गवर्नमेंट ने NSSO को लात मारी और इस संस्था को बंद कर दिया। गवर्नमेंट का ये था कि हमें रूरल इकोनॉमी बचाएगी, लेकिन रूरल इकोनॉमी कहाँ से बचाएगी जब वो खुद झेल लिया आप लोगों को। रूरल इकोनॉमी की अगर हम बात करें, जैसे कि अभी हमने बताया था कि रूरल इकोनॉमी ही है जो पॉजिटिव में चल रही है, लेकिन वो भी झेल रही है नुकसान। अगर हम पिछले साल के सिर्फ लास्ट 5 मंथ को देखें तो फिर आपको साफ पता चल जाएगा कि 2% से ज़्यादा जीडीपी का लुढ़कना तो हम सिर्फ 5 महीनों में ही झेल चुके थे। अब अनएम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा रीज़न हो सकता है। अब जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास जॉब नहीं है, तो उन लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो खरीदेंगे क्या? जब वो कुछ खरीदेंगे ही नहीं तो फिर मैन्युफैक्चरिंग होगी कहाँ से? क्योंकि जब तक पुराना माल बिकेगा नहीं तो नया माल बनेगा कैसे? जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है जो हर चीज़ पे रीज़न डाल रहा है, और हो सकता है कि हम लोग पॉवर्टी की तरफ बढ़ रहे हो। अब सरकार ने एक नई चीज़ शुरू की कि सरकार अब डाटा ही नहीं देगी, और जिस वजह से हमारा जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस क्या होता है कि आपने कोई गाड़ी खरीदी, या मैं कहता हूँ आपने गाड़ी छोड़ो, एक मोबाइल फ़ोन खरीदा EMI पे। अब जैसे कि लॉकडाउन की वजह से आप जानते हो करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, रोजगार छिल गया, और अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कितनी हाई है वो आप खुद ही सोच सकते हो। तो अब जब ये सब हो रहा है तो इस वजह से जब आदमी को यही नहीं पता कि वो उसकी नौकरी रहेगी कि नहीं, तो फ़ोन कहाँ से रहेगा, क्योंकि वो EMI तो चुका ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि कोरोना के जाते हम लोग सब सही हो जाएंगे, हम लोग डबल डिजिट में पहुंच जाएंगे, हमारी जीडीपी इकोनॉमी सब हो जाएगी, तो फिर ये सिर्फ एक भ्रम है, ये सिर्फ एक आपकी इमेजिनेशन है, आपकी एक क्रिएटिविटी है, जो कि ऐसा पॉसिबल होना ही नहीं, क्योंकि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। अब इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि आप चाहे दूसरे देशों में जाओ कि इंडिया की इज्जत बढ़ रही है, दूसरे देशों में जाके हाउडी माउडी शो करो, और उसके बाद हमारा मीडिया दिखाए कि मोदी जी की वाह क्या इमेज हो गई, ये हो गई। हमारे मीडिया को तुम साइड में रखो और इंटरनेशनल मीडिया की बात करो। CAA, NRC, जामिया, JNU, नीट, JEE, प्रशांत भूषण, ये टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक्स इंटरनेशनल मीडिया भी छापता है, और वो बेरोक टोक छापता है, क्योंकि उन्हें इंडियन गवर्नमेंट का डर नहीं होता, और पूरी दुनिया इन चीज़ों को पढ़ती है। और ये रीज़न है कि पूरी दुनिया जब पढ़ती है तो अब आदमी, चाहे आपका देश चाहे कितना ही अच्छा हो, रियलिटी ये होती है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करता है ना वो पूरी रिसर्च करके आता है, तब वो इन्वेस्ट करता है किसी देश में। अब आपकी एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजीज या एंटी मुस्लिम हेडलाइंस ही अगर कोई पढ़ लेता है ना, तो अरब कंपनीज अपनी इन्वेस्टमेंट तक नहीं करती इस देश में, सिर्फ एंटी मुस्लिम हेडलाइंस पढ़ने की वजह से। साइंस से ज़्यादा अंधविश्वास में इंटरेस्ट होने की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। जब कोई इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहा तो आप मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये पॉसिबल है कैसे? नॉर्मल सी बात करते हैं। अगर हम बात करें मिलिट्री की, अब जैसे चाइना के साथ हमारा चल रहा है पंगा, तो मिलिट्री की अगर हम बात करें तो इंडिया मोस्टली अपने वेपन्स, चाहे वो टैंक्स हो, प्लेन्स हो, वो या तो USA से लेता है या रशिया से लेता है। लेकिन अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करता है। जब आप अपनी कंपनीज को ही प्रमोट नहीं करते, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसको पहले राफेल का टेंडर दिया गया था कांग्रेस गवर्नमेंट में, उसका टेंडर कैंसिल करके आप जब किसी और को दे रहे हो, तो फिर हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे, जब आप खुद ही फॉरेन कंपनीज पे डिपेंडेंट हो। जब आपने इलेक्शन जीता तो आपने एक मुद्दा बनाया था कि हमने मुद्रा योजना के तहत हमने इतने लोगों को लोन से उनके रोजगार शुरू कर पाए। अब जब बैंक वापस पैसा मांगेगा, क्योंकि बैंक को और जगह से पैसा मिलेगा ही नहीं, तो वो जब मुद्रा के वापस अपने लोन और अपना पैसा मांगेगा, तो बल्कि उन लोगों का जो लॉकडाउन में बेचारे कितना नुकसान और झेल रहे थे, वो तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे फिर से, और उल्टा उन पे तो कर्ज पे कर्ज चढ़ता जाएगा, और मेरे ख्याल से सुसाइड जैसी तो नॉर्मल बात हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस देश की है वो ये है पॉलिटिक्स।
पॉलिटिक्स का मतलब पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय श्री राम और बॉयकॉट चाइना जैसे नारों की आड़ में गवर्नमेंट ने इतने पब्लिक इंस्टीट्यूशन, इतने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बेच दिए। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली गई, महंगाई बढ़ती चली गई, इकोनॉमी गिरती चली गई, जीडीपी गिरती चली गई। अब चलो हम बात करते हैं बॉयकॉट चाइना की। बॉयकॉट चाइना हम कर तो रहे हैं, चलो ये सक्सेसफुल भी हो रहा है, लेकिन हम बॉयकॉट चाइना कर क्यों रहे हैं? बॉयकॉट चाइना की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आखिर आप ये रीज़न क्यों नहीं ढूंढते, ये रिसर्च क्यों नहीं करते कि ऐसी क्या वजह है कि हमारे इंडियन मार्केट में चाइनीज़ कंपनीज हावी हैं? ऐसी क्या वजह होती है कि एक कस्टमर जब मार्केट में जाता है तो वो चाइनीज़ कंपनीज को, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करता है? क्योंकि वो, और ऐसा क्या रीज़न है कि वो कम पैसों में ज़्यादा टेक्नोलॉजी दे देती है और हमारी कंपनीज चाइनीज़ कंपनीज से कम्पीट क्यों नहीं कर पाती? इसका रीज़न तो ढूंढा नहीं, आपने बॉयकॉट चाइना कर दिया। चलिए हमने मान लिया आपने बॉयकॉट चाइना कर दिया। अब चलिए हम बात करते हैं कि मिलिट्री की। चाइना का मिलिट्री बजट हमसे हाई क्यों है और वो अपने वेपन्स खुद क्यों बना लेता है? और मिलिट्री बजट ही नहीं, चाइना का तो एजुकेशन बजट भी हमसे ज़्यादा है। तो डूइंग बिजनेस में इंडिया को मिल गई रैंकिंग, तो हम हो गए खुश, वाह भाई वाह। वर्ल्ड बैंक ने हालांकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडेक्स था वो वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा फेलियर था, जिसे वर्ल्ड बैंक ने खुद ही ख़त्म कर दिया। लेकिन इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो इंडियन गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू मी, वो ये है कि हम कभी गलत हो ही नहीं सकते। चाहे CAA हो, NRC हो, प्रशांत भूषण हो, JNU हो, नीट हो, जामिया हो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, आप मीडिया चाहे कुछ भी कहे, आप चाहे अपने अखबारों में कुछ भी छपवाओ, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पूरी दुनिया पढ़ती है, पूरी दुनिया पढ़ती है। इसलिए फॉरेन कंपनीज इधर आने से डरती है, इसलिए फॉरेन स्टूडेंट्स इधर आकर पढ़ने से भी डरते हैं। इकोनॉमी के बारे में मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये अभी तो आपको लग रहा है कि अभी सब अच्छा है, सब अच्छा, हमारी इंडिया की इज्जत हो रही है, ग्रोथ बढ़ रहा है, वाह मोदी जी वाह। लेकिन रियलिटी पता है क्या है? अब ये हमें एक फटका लगने वाला है और ये सिर्फ आपको अगले 3 महीनों में ही पता चल जाएगा, हमें इकोनॉमी का फटका लगने वाला है। अगर आप मेरी बात से सेटिस्फाई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, ना भी हो तो भी लाइक करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बाय बाय और सब्सक्राइब कर देना।